अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड विमंत्रा.com की तरफ से माइंड इंजीनियर मोहम्मद अली एक मर्तबा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और इस दफ़ा जैसे कि आप जानते हैं हम इल्म की दुनिया और कैंपस.pk के साथ मिलकर रमज़ान बैठक भी करने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि रमज़ान से पहले एक ऐसे मुआशरती एक इशू और एक पहलू की तरफ आपकी जो है ना वो निशानदेही की जाए और आपकी तवज्जो मबज़ूल कराई जाए। बिकॉज़ ये रमज़ान हमारे लिए बड़ा ही जो है इम्पोर्टेंट महीना है और हम नहीं चाहते कि किसी ऐसी वजह से हमारे रोज़े या हमारी इबादतें ख़राब हो जाएँ, जिसकी कोई एक्चुअली वैल्यू ही ना हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वैल्यू ही ना होने की। अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ जिसमें हमारी पाकिस्तान की एक अदाकारा मीरा ग़ालिबन अमेरिका में किसी मेंटल असाइलम में उनको भेजा गया या मेंटल हॉस्पिटल में भेजा गया और उसके बाद जो कुछ हो रहा है और हुआ है और हमेशा से उनके साथ होता रहा है। मैं इसको एक सिंड्रोम मीरा जी सिंड्रोम का नाम देकर आज आपके साथ इसके ऊपर बात करूँगा और मेरे साथ इस पे बात करने के लिए एक बहुत ही माहिनाज़ साइकोलॉजिस्ट जिनकी मैं इंट्रोडक्शन अभी जल्दी आपके सामने स्क्रीन पे भी कराता हूँ इंशाल्लाह और डॉक्टर सिमरा सालिक होंगी। आइए हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? Thank you so much जी, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। ग्रेट डॉक्टर साहब मैं अभी यहाँ पर व्यूअर्स को बता रहा था बिफोर आई एक्चुअली मूव इनटू योर इंट्रोडक्शन बट मैं जस्ट टॉपिक को शुरू करना चाहता था फिर मैंने कहा मैं आपका इंट्रोडक्शन करता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक सिंड्रोम बन गया है जिसको मैं मीरा जी सिंड्रोम का नाम दिया है मैंने और वो सिंड्रोम ये है कि हम हर उस इंसान का मजाक उड़ाते हैं, हर उस इंसान के ऊपर हंसते हैं, हर उस इंसान को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या तो हम जिस तक पहुंच नहीं पाते या हम में उस जैसी करेज नहीं होती या हम जस्ट अपनी खिफ़्फ़त को छुपाने के लिए इस तरह के काम कर रहे होते हैं। तो इस टॉपिक पे इंशाल्लाह हम आज खुल के बात करेंगे लेकिन उससे पहले डॉक्टर सिमरा मैं चाहूँगा कि आप अगर मेरे व्यूअर्स को थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर करा दीजिए, ताकि उनको पता चले कि माशाल्लाह आप कितना ज़बरदस्त काम कर रही हैं। आई एम हम्बल्ड जी, बहुत-बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम पे इनवाइट करने के लिए। मैं सिमरा सालिक हूँ, मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, आसान ज़ुबान में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, जो कि इस्लामाबाद में बेस्ड हूँ। इसके साथ-साथ मैं एकेडेमिया के शोबे यूनिवर्सिटी में एक फैकल्टी मेंबर के तौर पे हायर्ड हूँ। इसके अलावा मैं एक यूएस सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी प्रैक्टिशनर और आइडेटिक प्रैक्टिशनर भी हूँ। ग्रेट। दैट्स इट मे बी। बीच में थोड़ी-सी आपकी आवाज़ टूट गई थी। बहरिया यूनिवर्सिटी में आप बता रही थी कि आप बहरिया यूनिवर्सिटी में भी काम कर रही हैं और एयर यूनिवर्सिटी गालिबन, राइट? बहरिया यूनिवर्सिटी से मेरी पीएचडी चल रही है और एयर यूनिवर्सिटी में मैं फैकल्टी मेंबर के तौर पे काम कर रही हूँ। ग्रेट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सिमरा। अच्छा डॉक्टर साहब ये जो मैंने अभी रिसेंटली जो वाक़या हुआ है मैंने उसमें आपने गालिबन उस पे कोई आर्टिकल भी लिखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग या कोई आपके कमेंट्स थे जो मैंने देखे थे। व्हाट डू यू हैव टू से ये पहली बात तो ये कि ये जो हो रहा है, क्या ये सही हो रहा है? और दूसरा ये कि इसके पीछे व्हाट डू यू थिंक गोज़ बिहाइंड मतलब बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा होता है? देखिए जी जो आर्टिकल लिखा गया या जो एक मैंने थोड़ा-सा राइट अप शेयर किया सोशल मीडिया पे अपने क्लिनिक के फ़ोरम से, वो सिर्फ़ इस वजह से था क्योंकि मुझे लगा कि एक माहिर नफ्सियात की हैसियत से ये मेरे पे एक मॉरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर बहुत से लोग एक गलत रास्ते पर हैं और एक ऐसी बात को उछाल रहे हैं जिससे किसी की ज़हनी सेहत सोसाइटी में पोज़ीशन या इमोशनल वेल-बीइंग अफ़ेक्ट हो सकती है, तो किसी को उसमें कोई कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। अब उसकी वजह क्या थी? जब मैंने मल्टीपल डेज़ 2-3 दिन देखा कि कैप्शंस और हेडलाइन्स ऐसी आना शुरू हो गईं, जो कि ज़हनी सेहत के अलावा हर चीज़ पे बात कर रही थीं। अगर मैं मीरा जी की बात करूँ, तो पर्टिकुलरली मेरे आर्टिकल का मकसद उन पे कमेंट करना या उनको हाइलाइट करना नहीं था, बट क्योंकि उनके बारे में ये सारी सिचुएशन चल रही थी, तो मुझे लगा कि शायद इसी के थ्रू एक बहुत पॉज़िटिव मैसेज जा सकता है। और मोर देन दैट वो लोग जो कि इस टाइम पे रियलाइज़ नहीं कर रहे कि वो क्या नुकसान कर रहे हैं और वो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट आएगा उन सारे लोगों पे जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसके लिए मुझे ये लिखना ज़रूरी लगा। अब मैंने क्या लिखा वो बेसिक उसकी 2 पॉइंट्स थे।
एक उसका पर्पस ये था कि अगर हम किसी की ज़हनी सेहत के बारे में बात कर रहे हैं, पहली बात कि क्या उसकी ज़हनी सेहत ऐसी है? हाउ डू वी नो? हमें एक माशरे में बैठ के सिर्फ़ खबरों की तरफ से कैसे इस चीज़ का इल्म हुआ और हमने क्या उस चीज़ को वैलिडेट किया? क्या उसकी सच्चाई जानी? क्या हमें पता चला कि वाक़ई ही वो कोई ज़हनी मसला था या कोई और सिचुएशन भी थी? तो बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट के बगैर हम इस तरह की बात ना करें। दूसरा, अगर वो कोई ज़हनी मसला था, अगर कोई ऐसी सिचुएशन थी, तो वो बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह किसी को कोई आजकल कोरोना हो जाए, किसी को मलेरिया हो जाए या टाइफाइड हो जाए। उसकी खबर तो हम इस तरह नहीं उछालते। तो क्या एक ज़हनी तबीयत या कोई ऐसी कंडीशन या कोई ऐसी नफ्सियाती मसाइल की वजह से हम किसी का मज़ाक क्यों बना दें? अगर हम मज़ाक बनाएँगे, तो हर वो बंदा जो किसी सिमिलर सिचुएशन से गुज़रेगा, वो उस बात से डरेगा किसी को बताने से, किसी की हेल्प लेने से या आज किसी अस्पताल में जाने से। और फिर मेंटल असाइलम का वर्ड, मेंटल हेल्थ का वर्ड, मेंटल का वर्ड इटसेल्फ एक काफ़ी नेगेटिव कॉनोटेशन रख देता है क्योंकि हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि शायद वो कोई पागलपन है, वो कोई पागल होना है। तो उस चीज़ की अवेयरनेस के लिए ये आर्टिकल लिखा गया था जिस पे मुझे बहुत पॉज़िटिव फीडबैक भी मिला सोसाइटी की तरफ से। वेरी वेरी वेल सेड डॉक्टर साहबा। और मैं यहाँ पर थोड़ी-सी एक चीज़ बताता होता हूँ अपने, जब मैं स्पेशली क्रिकेटर्स के साथ सेशंस कर रहा होता हूँ, तो मैं उनको ये बात ज़रूर बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप ये जो आजकल हमारे यहाँ एक चीज़ जो आ गई है ना, विकेटली आउट किया और फिर ये इस तरह की जो हम शक्लें बना रहे होते हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि ये इसी तरह है जिस तरह किसी की कवर पे खड़े होके जो बैट्समैन आउट हो गया, वो तो उस इनिंग्स के लिए मुर्दा हो गया ना। अब आप मुर्दे की कवर पे खड़े होके या यू ही नहीं कर रहे होते। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक ऐसी हमारे यहाँ पर एक एग्रेशन की चीज़ डेवलप हो चुकी है। और ये जो अभी आपने बात की इतनी इम्पोर्टेंट है व्यूअर्स ये बात समझना कि हम जब लोगों को मज़ाक उड़ाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि एक उँगली कहीं पॉइंट हो रही है तो 3 अपनी तरफ भी पॉइंट हो रही है। हमारे बिल्कुल, बिल्कुल। अपने जो हमारी मेंटल हालत है, हम उसको नहीं देखते हैं। मैं मेरे पास बेतहाशा केसेज़ ऐसे आते हैं डॉक्टर साहबा कि जिनको मैं जब उनसे बातचीत करता हूँ तो वो कहते हैं कि हमें इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि हमें ये डर था। मैंने एक पाकिस्तान टीम के क्रिकेटर के साथ सेशन किया। वो कहता है सर आप मुझे जो मर्ज़ी कहिए मैं करूँगा। मेरा नाम कहीं ना आए वरना मुझे टीम से निकाल दिया जाएगा कि ये मेंटल हो गया है। अब बिल्कुल ऐसा ही है। उस लफ्ज़ को हमने एक ऐसा हवा बना दिया है जिसकी वजह से सुसाइड्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। मैंने आज एक आर्टिकल पढ़ा डॉक्टर साहब और मैं इसके ऊपर आपका ओपिनियन भी चाहूँगा। उसके ऊपर मैंने अपनी एक कमेंट एक दिया था लेकिन मैं आपका ओपिनियन ज़रूर चाहूँगा। आर्टिकल था कि एक कराची में एक डॉक्टर साहिबा ने लिखा हुआ है, फ़ॉर्म के अंदर छपा है वो आर्टिकल कि जी लोग जो हैं कोरोना में कुछ और हुआ है या नहीं हुआ, मेरा बोटॉक्स का बिज़नेस बढ़ गया। उन्होंने लिखा कि मेरे पास लोग आ रहे हैं धड़ाधड़ और वो आके कहते हैं लड़के और लड़कियाँ 16 साल की उम्र से लेके 60 साल तक, कहती है कि लड़के-लड़कियाँ अलग छोड़ के और वो आते हैं और वो बोटॉक्स और वो फिलर्स, कि जी ये बोटॉक्स कर दो, फिलर कर दो, क्यों? हमें यंग लगना है। अच्छा, मैंने उस आर्टिकल के जवाब में एक छोटा-सा एक मैंने एक जवाब जो लिखा है और मैं उस पे आपकी राय यहाँ पर चाहूँगा। बिकॉज़ ये सारी वजूहात हैं मेरे नज़दीक, जो हमें इस तरह के रवैये की तरफ लेकर जा रही हैं। मेरा जवाब ये था डॉक्टर साहिबा कि ये एक मेंटल जिसको हम उसी वर्ड में यूज़ करेंगे, ये एक मेंटल फैकल्टी है व्हिच इज़ सेल्फ इमेज। हम जो ये सारे काम कर रहे हैं, ये अपनी लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ इमेज की वजह से और सेकंडली दूसरों को दिखाने के लिए, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। और उसी चक्कर में फिर हम आकर जो नहीं कर रहा होता, हम उसको जो है रिडिक्यूल करना शुरू कर देते हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगी डॉक्टर साहब? बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ बट शायद मैं इसको थोड़ा-सा डिफरेंटली एक और पर्सपेक्टिव से वही बात रिफ्रेज़ कर दूँ कि शायद कुछ लोग जो कि अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जो कॉस्मेटिकली इस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझते हैं, जिनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी की ज़रूरत है ये, उनको देख-देख कर जो आम इंसान है, वो अपना कंपैरिज़न करने लग जाता है। जब वो जी, उसमें कंपैरिज़न करने लग जाता है, तो वो जो उसका एक
अंडरलाइंग एक अपना कॉन्फिडेंस होता है, एक सेल्फ एस्टीम होती है, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि कंपैरिज़न कभी भी पॉज़िटिव नहीं होता। इसको बिल्कुल इसी एग्ज़ाम्पल से ले लें कि जो हम सोशल मीडिया में बहुत से सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे होते हैं और फ़िल्टर्स यूज़ कर रहे होते हैं। हम इतने कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हैं, अपने इस सेल्फ इमेज के साथ इतना कंफर्टेबल क्यों नहीं हैं कि हम अपनी ओरिजिनल शक्ल लगा सकें एक पिक्चर की फ़ॉर्म में, मगर अमूमन हम देखते हैं कि लड़के-लड़कियाँ ग्रोइंग ईयर्स के हों या एक अच्छी अम, कहते हैं कि मुनासिब अक्ल और मुनासिब उम्र के भी लोग, हमें लगता है कि वो इसी तरह के कामों में पड़े हुए हैं। फ़िल्टर्स यूज़ कर रहे हैं ताकि वो यंग लगें, वो प्यारे लगें या वो उस तरह लगें जैसे लोग उनको देखना चाहते हैं। तो हम लोग लोगों की नज़र से अपने आप को देखते हैं, मगर हम उसमें अपनी बहुत सी खूबियाँ, बहुत सी स्ट्रेंथ्स, अपनी बहुत सी खूबसूरत इख़्लाक़ियात जो हमारे अंदर मौजूद होती हैं, हम उनको भूलते जाते हैं। तो अगेन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग इस चीज़ की क्यों ज़रूरत पड़ी? चलें कुछ सोसाइटी में लोगों को के पास इतना पैसा भी है, एक्सपोज़र भी है और शायद उनको ज़रूरत महसूस होती हो किसी भी उससे। बहुत अच्छी बात है अपना ख़्याल रखना, अपनी सेल्फ केयर करना, स्किन केयर करना। मगर वो लोग जिनको ज़रूरत नहीं है या वो लोग जिनके वसाइल इतने नहीं हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो उस चीज़ का कंपैरिज़न ड्रॉ करके अपने आप को डाउट करें या अपने सेल्फ इमेज को चैलेंज करें, क्वेश्चन करें। बिल्कुल जी, इंडीड। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि मेरे नज़दीक मैंने आज तक जितने भी केसेस किए हैं डॉक्टर साहब, मुझे ये लगता है कि सारे इश्यूज़ जो हैं वो सेल्फ इमेज के ऊपर आकर ख़त्म होते हैं एट द एंड ऑफ द डे व्हेन इट कम्स टू द बिगर पिक्चर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम जिस चूँकि हमने मीरा जी का ज़िक्र किया, तो मैं चाहूँगा कि अब हम इन दोनों बातों को रिलेट करें। मैं तीसरे पॉइंट की तरफ जाना चाहता हूँ आपके साथ, और वो तीसरा पॉइंट ये है कि ऐसा क्यों है? हमें ये फ़ोबिया क्यों है कि जो इंसान, अब अंग्रेज़ी हमारी ज़ुबान नहीं है। वो चाहे मीरा बोल रही हो, चाहे कराची का कोई बंदा बोल रहा हो। अभी आज मैं एक दोस्त से, कराची में मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनसे बात हुई, तो वो अब वो ब्लड को बिलड कहते हैं। अब मैं उन पे हँसूँ जी, कि यार ये तो बिलड कहते हैं, मैं इनका मज़ाक उड़ाऊँगा क्या? लेकिन मैं वहाँ नहीं शायद मज़ाक उड़ाऊँगा, क्योंकि मेरे नज़दीक ब्लड है, तो उनके नज़दीक बिलड है, बिकॉज़ दैट्स हाउ ही स्पीक्स। वो हम कराची ट्रू, कहते हैं, वो करांची कहते हैं, तो ये उनका अपना एक एक्सेंट है, राइट? नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई इंसान इतनी हिम्मत रखता है कि वो एक ज़ुबान सीखने के लिए अपने एफ़र्ट कर रहा है, शो कर रहा है, और उसमें इतनी करेज है कि वो 10 लोगों में खड़ा होकर नहीं, कैमरे के सामने खड़ा होकर नहीं, हर जगह दुनिया के सामने खड़ा होकर वो बात कर सकता है, तो हम क्यों उसकी लेग पुलिंग करते हैं? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए इसको भी मैं दोनों तरीके से डिस्कस करना चाहूँगी। एक वो जो सोसाइटी देखती है और एक वो जो पर्टिकुलरली हम उस कैंडिडेट की बात करें, जो ऐसा कर रहा है। पहली बात तो ये कि अगर हम ये समझते हैं कि किसी का बोलना, किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स, किसी की प्रोनंसिएशंस, किसी की वोकैब्युलरी कोई इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती की बात है, तो मुझे नहीं लगता ये उसका बहुत पर्सनल एक पर्सनैलिटी ट्रेट है, एक उसका अपना अमल है और एक अपना फ़ेल है। वो चाहे जौन-सी भी ज़ुबान में बोले, वो जैसा भी बोले, अगर बात कन्वे हो रही है, तो बिल्कुल ठीक है। इसको मैं बिल्कुल इस तरह एक बहुत एम्पैथेटिक तरीके के एग्ज़ाम्पल से बताऊँगी। एक बंदा जो कि बोल ही नहीं सकता, उसको कोई तो ज़ुबान अपनानी है ना, कोई तो ज़ुबान लेनी है, वो साइन लैंग्वेज को यूज़ करता है। अब बाकी सारी दुनिया को साइन लैंग्वेज नहीं आती, तो क्या उसके हाथ हिलाने को, उसके एक्शन्स करने को मज़ाक बना लिया जाए? हमें उनको अपने इंक्लूसिव ग्रुप में डालना होता है, ताकि उनको कुछ डिफरेंट महसूस ना हो। मकसद बात कम्युनिकेट करना है, हाथ के इशारे से हो, आँख के इशारे से हो, मुँह से हो, किसी भी तरह हो। क्या आपको लगता है हर बात आपसे बेहतर कौन जानता होगा जो कि बॉडी लैंग्वेज पे एक्सपर्ट हैं, कि क्या बॉडी लैंग्वेज इटसेल्फ एक कम्युनिकेशन का पूरा तरीका नहीं है? जो बेशक। लोग म्यूट होते हैं। तो इसी तरह स्पीच या कोई लैंग्वेज तो एक मोड है कम्युनिकेशन का, ये तो एक टूल है। तो अगर कोई बोल रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट करें। तमीज़, एथिक्स, वैल्यूज़ ये कहती हैं कि उसको मॉक ना किया जाए, उसको बुली ना किया जाए। रादर
अगर कुछ कर सकते हैं तो या बहुत सॉफ्टली कर्टियस तरीके से करेक्शन करा दी जाए या फिर उसको इग्नोर कर दिया जाए और उसके साथ गुज़ारा कर लिया जाए। अब दूसरी तरफ से जब मैं पकड़ती हूँ क्योंकि ऑडियंस कहती होगी कि बीइंग पाकिस्तानी हमें क्यों अंग्रेज़ी बोलनी है? तो येस आई एग्री। ये पाकिस्तानी होके अंग्रेज़ी बोलने की बात नहीं है या ये अंग्रेज़ होकर पश्तो या उर्दू की बात नहीं है। ये सिर्फ़ इतनी-सी बात है कि जिसकी जो भी ज़ुबान है, जो भी मादरी ज़ुबान है, उसको उसमें प्राइड होना चाहिए। तो रादर दैन कि हम स्ट्रगल करें अनलेस वो रिक्वायरमेंट है, हमारी ऑफ़िशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो हम कंपेल किया जाता है या हमें हमारी मजबूरी है कि हमने अंग्रेज़ी में बात करनी है ऑफ़िशियली। बट ये कोई कूल होने का या कोई बहुत स्मार्ट होने का या एक स्टेटस से ताल्लुक रखने का पॉइंटर नहीं होना चाहिए कि जो इंग्लिश बोल सकता है वो बहुत अच्छा या बहुत हाई-फाई या बहुत मॉडर्न है, ऐसा नहीं है। तो अगर वो मीरा जी हों या कोई और इंडिविजुअल हो, हम अगर उर्दू बोलते हैं, तो हमें उर्दू बोलने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई बेइज़्ज़ती महसूस नहीं होनी चाहिए। तो आप वो करें जो आपको बहुत जिसकी आप स्ट्रेंथ रखते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई पंजाबी बोलने वाला इंसान है, मेरा ख़्याल है कि हमारे अपने पेरेंट्स, ग्रैंड-पेरेंट्स हम जिसको भी देखें, हर घर में कुछ अरसा पहले तक सवाए इसके कि कोई उर्दू स्पीकिंग से आ रहा है, सारी पंजाब बेल्ट पंजाबी बोलने वालों में से ही है। तो क्या आप पंजाबी को छोड़ के अपनी बेइज़्ज़ती की वजह से उर्दू बोलने लग जाएँ, तो ये इटसेल्फ एक कॉम्प्लेक्स को इंडिकेट करता है। बट अगेन इसको भी डील करने के बहुत से तरीके हैं। वेरी वेरी वेल पॉइंटेड आउट डॉक्टर सिमरा, बिकॉज यही मेरा आपसे एक्चुअली अगला सवाल भी था, शायद आपने मेरा भी माइंड रीड कर लिया। लेकिन उससे पहले मैं ये बता चलूँ कि जो बॉडी लैंग्वेज की आपने बात की, सिर्फ म्यूट लोगों के लिए नहीं, व्यूअर्स आपको जिस तरह मैं हमेशा बताता हूँ कि 93% डॉक्टर मेहराबियन की रिसर्च के मुताबिक, ऑल्दो कि इस रिसर्च को बहुत सारे ट्रेनर्स मिस इंटरप्रेट करते हैं, बट ऑन जेनरिक टर्म 93% ऑफ योर कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। 93% आपकी जो कम्युनिकेशन है, बातचीत है, अबलाग है, वो जो अल्फाज पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इशारों में, आवाज़ के उतार चढ़ाव में, आपके चेहरे के तासुरात पे डिपेंडेंट है। तो ये एक जो इन्होंने अभी डॉक्टर साहब ने बात की, मैंने इसको इसलिए एक्सप्लेन किया कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है समझना कि हम मज़ाक उड़ाते तो उड़ाते क्यों हैं? डॉक्टर साहब आपने लफ्ज़ यूज़ किया बुली का। मेरी एक छोटी-सी रिसर्च है जिसपे मैं काफ़ी अच्छे से काम कर रहा हूँ, बट अगेन आपका एक्सपीरियंस डेफिनिटली इस फील्ड में मुझसे ज़्यादा होगा। तो मैं ये चाहूँगा जानना कि मैं बुली बुली क्यों करता है? और वो बुली कब नहीं करता? ये बात मैंने जो मेरी रिसर्च है, मैं पहले आपसे वो शेयर कर देता हूँ, फिर आप अपना उसमें ओपिनियन दीजिएगा। बुली बुली इसलिए करता है कि वो अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाता है। ये मेरे नज़दीक मेरी रिसर्च का एक आउटकम है, पहला पॉइंट। और वो बुली बुली कब नहीं करता? वो तब बुली नहीं करता जब जिसको वो बुली कर रहा हो, वो बुली को माइंड करना छोड़ दे। मसलन इसकी मैं मिसाल दिया करता हूँ, बड़ी एक ऑकवर्ड सी मिसाल है कि वो एक आदमी था, वो किसी गाँव में गया तो वहाँ पर उसका उन्होंने नाक काट दिया। अच्छा, अब जब वो नाक कटा हुआ आदमी अपने गाँव में वापस आया तो सबने उसको छेड़ना शुरू कर दिया, "ओए नाक कटा, नाक कटा, नाक कटा।" तो उसने क्या किया, उसने गाँव में सबको बताया कि ये नाक कटना था ना, ये इज़्ज़त की निशानी थी। ये देखो मुझे इसके साथ पैसे भी मिले, तो सारे गाँव वालों ने अपने नाक कटवा लिए। अब उस गाँव में जो आता था, वो कहता था, "ओए नक कटो।" तो वो उसको जो आने वाले को जो इसका नाक होता था, उसे वो कहते थे, "ओए नक्कू आया है नक्कू, नक्कू आया नक्कू।" अब वो दे वुड इट वाज़ अ बैक एंड फोर्थ गेम। तो मेरी रिसर्च के मुताबिक जो बुली है, उसके अगर आप बुली होने से आपको उसकी एन्जॉयमेंट, उसको मज़ा आता है आपकी तकलीफ देख के, आपके चेहरे पे कर्व देख के। आप वो नॉर्मल कर दें अपने एक्सप्रेशंस, वो बुली करना छोड़ देगा। तो आपकी रिसर्च क्या कहती है इस बारे में? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो बुली करने वाला होता है वो बेशक उन लोगों में से होता है या तो वो बुली हुआ हुआ होता है और वो उसका रिवेंज लेना चाहता है, वो उसका बदला लेना चाहता है कि क्योंकि मेरे साथ ऐसे हुआ तो मैं भी आगे लोगों के साथ ऐसे करूँगा। ऑन द अदर हैंड ये भी होता है कि बुली करने वाले को खुद खौफ होता है कि शायद वो दूसरा बंदा मेरे से स्ट्रॉन्गर है या वो मुझे बुली करेगा या वो किसी भी फ़ेज़ में, किसी भी डोमेन में मेरे से बेहतर है।
तो वो अपने आप को बेसिकली प्रूफ करने के लिए वो उसको ऊपर से आता है। तो ये तो वो हो गया जो बुली करता है। अब जो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बुली हो रहा है, तो आपने बहुत सही कहा कि जो बुली हो रहा होता है, अगर वो ना चिढ़े, तो दूसरा चिढ़ाना छोड़ दे, क्योंकि उसको वही चीज़ ज़्यादा तकलीफ देती है। मगर ये जो बुली और बुली होने वाला, जो बुली करने वाला है और बुली होने वाला है, अगर इन दोनों की डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करें ना, तो इसके पीछे बहुत एक अच्छी केमिस्ट्री है जो हम अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि इसमें बुली करने वाला भी मेरे ख़्याल से विक्टिम है और बुली होने वाला भी विक्टिम है। तो इंडीड। दोनों विक्टिम्स को हमें एम्पावर करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह के हम समझते हैं कि जो बुली कर रहा है वो जी बहुत बुरा है, वो एक्टिव है, बट हमें ये नहीं पता कि उसका ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो किसी अपने आप को नुकसान पहुँचाते हुए किसी को नुकसान पहुँचा रहा है। जबकि जो बुली हो रहा है वो तो उसको सिर्फ़ कोई बाहिर से नुकसान पहुँचा रहे हैं ना, तो उसपे कुछ हद तक अकल, समझ है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है और मुझे ये बुरा एक हद तक के बाद कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, कोप करना है। बट अनफॉर्च्यूनेटली जो बुली कर रहा होता है, उसको ये मालूम नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ और अगर मालूम होता है तो सिर्फ़ इस हद तक मालूम होता है कि मैं इसको छेड़ रहा हूँ, मैं तंग कर रहा हूँ, उसको अपने साथ किए हुए नुकसान का इल्म नहीं होता। बेशक, वेरी वेल सेड जी। और यही वो वजह है मेरे नज़दीक जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर मुआशरे में मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कि हमें बिल्कुल, हम दोनों के साथ दो आपने बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि दोनों विक्टिम्स हैं और हम उन दोनों के साथ जो है वो उनको समझे बगैर कि वो क्यों कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं, हम किसी एक को लेबल बुली का दे देते हैं और दूसरे को बीइंग बुलीड का लेबल दे देते हैं। ये भी लेबल्स है ना? जिस तरह अब बिल्कुल, बिल्कुल। आप इंग्लिश की आपने ज़ुबान की बात की, तो अच्छा इसमें मैं एक छोटा-सा ट्विस्ट और भी डालना चाहूँगा डॉक्टर साहबा कि ज़ुबान एक तो ये कि यस अगर दूसरा कोई और ज़ुबान बोलना चाहता है, तो उसको अपनी ज़ुबान में प्राइड लेना चाहिए। लेकिन अगर वो ज़ुबान सीख रहा है, तो ज़ुबान सीखने का तरीका ये है कि आप उसको बोलें, गलत या सही ग्रामर को भूल जाएँ, तलफ़्फ़ुज़ को भूल जाएँ, इनिशियली बोलें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आसानी से आप उस ज़ुबान में महारत हासिल कर सकते हैं। ठीक है? इसकी एग्ज़ाम्पल हमारे सामने बेतहाशा लोगों की मौजूद है। मैं ऐसे-ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा। अभी बल्कि पिछले दिनों यो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई, एक कूड़ा उठाने वाले की जो कमेंट्री कर रहा था ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश के एक्सेंट के अंदर। उसके क्या नाम है जो मर गया है वो डीन जोन्स की नकल उतार रहा था और एग्ज़ैक्ट उसके एक्सेंट में वर्ड टू वर्ड उसकी कर रहा था और वो बंदा कहता है मैं कभी स्कूल नहीं गया हूँ। ठीक है? सिर्फ़ सुन-सुन के प्रैक्टिस की है मैंने। तो अगर कोई इंसान प्रैक्टिस कर रहा है तो भी हम उसको डॉक्टर साहब एप्रिशिएट क्यों नहीं करते? अगर कोई इंसान कोई चीज़ सीखने जा रहा है, एज़ अ मुआशरा हम उसको सीखने के अय्याम में या सीखने के अवाइल में हम उसको लड़खड़ाता हुआ देखकर हँसते क्यों? देखिए जी पहले तो जो आपका पहला पार्ट था उस पे थोड़ा-सा कमेंट करना चाहूँगी। वही वाली बात आ जाती है कि जब आप लैंग्वेज की बात करते हैं ना, तो मुझे याद है कि आज के दौर से बहुत पहले ये बहुत ज़्यादा होता था कि अगर अच्छी अंग्रेज़ी सीखना चाहते हो, तो खबरों को सुनो। आप बिल्कुल, अच्छी अंग्रेज़ी सुनें और बोलें। ये कहीं नहीं कहा जाता था कि अच्छी अंग्रेज़ी पढ़ें। ठीक है? तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत अच्छी सुनने से आपके मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, वो ऑटोमैटिकली बिहेवियर को लर्न करते हैं। वो जी, लैंग्वेज लर्न करना शुरू कर देते हैं और उसको इमिटेट करते हैं, यानी कि कॉपी करते हैं। जी, तो दिस इज़ हाउ द लर्निंग प्रोसेस टेक्स प्लेस, particularly with respect to the language and many other behaviors as well. इंडीड। नाउ द क्वेश्चन द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपका था कि हम बेसिकली लैंग्वेज के साथ क्या कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, क्या किया जाए? अगेन इसके लिए बहुत कुछ देखा जा सकता है। आई एम सॉरी आई मिस्ड द क्वेश्चन दोबारा बेसिकली मैंने ये पूछा था कि हम लोग जब ये सारा कुछ कर रहे होते हैं, जो लोग जब हम ये लोगों का कोई लर्निंग फ़ेज़ में होता है, अपने इनिशियली कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन फ़ेज़ में होता है, सीखने की चाहे वो लैंग्वेज हो या कोई भी चीज़ हो। तो हम जिनको बज़ाहिर ये लगता है कि हमें वो आता है काम उससे बेहतर,
तो हम उसके सपोर्ट बनने की बजाय उसके क्रिटिक क्यों बन जाते हैं? जी, एनकरेज क्यों नहीं करते हम? हाँ, बिल्कुल। उसको बिल्कुल अ डिस्करेज करते हैं, उसका मज़ाक उड़ाते हैं, क्यों करते हैं? बिल्कुल। उसकी वजह फिर वही आती है कि शायद हम अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रीक वाला बटन ऑन कर देते हैं। हमारे से बेहतर है, हमारे से कमतर है, कैसा है, एक तो ये वजह हो जाती है। दूसरी एक बहुत शायद वजह जो बहुत बज़ाहिर नज़र नहीं आती वो ये होती है, हम अपनी बेइज़्ज़ती समझ रहे होते हैं। अब इस एब्सोल्यूटली। टाइम पे हम बिल्कुल समझ रहे होते हैं कि शायद ये मेरे से बात कर रहा है तो जो लोग देख रहे हैं वो मुझे भी ऐसे ही समझ रहे होंगे। या कोई हमारे मुल्क का बंदा किसी बाहिर मुल्क में कुछ भी कर रहा है, चोरियाँ कर रहा है, गंद फैला रहा है, सफाई का ख़्याल नहीं करता, गलत अंग्रेज़ी बोल रहा है, तो हम समझते हैं कि हम पाकिस्तानियों की बेइज़्ज़ती हो रही है। तो हम अपनी सोच और अक्ल से ज़्यादा जज़्बात से डील करते हैं। हम जज़्बाती होके समझते हैं कि शायद ये हम सब उस कलेक्टिव ग्रुप का पार्ट हैं और ये हमारी रिप्रेज़ेंटेशन है। तीसरी चीज़, डिस्करेज करना बहुत आसान है। एनकरेज करने के लिए, किसी की तारीफ़ करने के लिए, किसी को इंक पुश देने के लिए, एक अच्छी सक्सेस के लिए बहुत, बहुत ज़्यादा आपको बड़ा दिल चाहिए होता है। अनफॉर्च्युनेटली हर इंसान के पास उस दिल को उस तरह से इस्तेमाल करने की आदत नहीं होती। हर एक के अंदर वो दिल है, हर बंदे के अंदर वो एहसास है कि दूसरे तरक्की करें, दूसरा अच्छा करें। बट द मिनट वो दूसरों को देखता है और उसका एक्सपोज़र होता है, फ्लडिंग होती है उसकी, किसी की सक्सेस के साथ, तो वो उसकी लाइमलाइट में अपने आप को देखना शुरू कर देता है कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ। दरअसल ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि आप एक अलग आइडेंटिटी रखते हैं, एक अलग शख्सियत रखते हैं और आपको एक अलग रुतबा सोसाइटी ने दिया है, चाहे वो किसी भी लेवल पे है। आप एक जमादार हैं, आप एक क्लर्क हैं, आप एक ऑफ़िस बॉय हैं, आप एक एमएनए हैं, मिनिस्टर हैं, प्रेज़िडेंट हैं, आप किसी स कंपनी के सीईओ हैं, आपकी अपनी आइडेंटिटी है और इसमें हर उस इंसान की जो कि किसी भी लेवल पे, चाहे वो घर पे है, चाहे वो बाहिर है, उसकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और हम अनफॉर्च्युनेटली लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट को जाके हिट करते हैं ओनली टू सैटिस्फाई आवर ओन कॉम्प्लेक्सेस एंड आवर ओन प्रॉब्लम्स एंड दीज़ आर पैथोलॉजीज़ विदिन आवरसेल्फ, नॉट विद अदर्स। इंडीड जी, वेरी वेल सेड डॉक्टर साहब। मेरे ख़्याल है मैं जाने से पहले आपके साथ 2 चीज़ों को डिस्कस करके उसको हम वाइंड अप करते हैं। एक तो डॉक्टर साहब मैं ये चाहूँगा कि आप व्यूअर्स को बताइएगा कि वो कौन-कौन से हॉर्मोन्स हैं जो स्माइल से, जो किसी को एनकरेज करने से पैदा होते हैं, जो आपकी सेहत को अच्छा करते हैं और वो कौन से हॉर्मोन्स हैं मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर स्माइल करते हैं या आप किसी को एनकरेज करते हैं तो आप सेरोटोनिन्स और कौन से टॉक्सिन्स पैदा कर रहे होते हैं। इसी तरह आप टेस्टोस्टेरोन्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने कहा। और जब आप फ्रॉन कर रहे हैं, जब आप लोगों को बुली कर रहे हैं, तो आप एक्चुअली अपनी सेहत को खराब कर रहे हैं क्योंकि आप कॉर्टिसोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस तरह के नेगेटिव हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक तो मैं चाहूँगा कि हम व्यूअर्स को थोड़ा-सा बताएँ कि जब वो एनकरेज माशरा एज़ अ माशरा जब हम एनकरेजमेंट देते हैं और अपने घर में, दूसरों में, बाहर, तो हम अपनी सेहत को कैसे इम्प्रूव कर रहे होते हैं और जब हम ये जो मीरा जी सिंड्रोम में चले जाते हैं, तो हम अपनी सेहत को साइंटिफिकली हार्मोनिक प्रोडक्शन से कैसे रिड्यूस कर रहे होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है जी। शायद हार्मोन्स तो थोड़ा-सा टेक्निकल हो हमारी ऑडियंस के लिए बट मैं शेयर ज़रूर कर देती हूँ। जिस तरह हमारे सेरोटोनिन होते हैं, एंडोर्फिन्स होते हैं, हम इनको देखते हैं कि ये वो केमिकल्स हैं, ये वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जिनको हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। ये हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होने से पॉज़िटिव फीलिंग्स जनरेट होती हैं और इसमें स्माइल का रोल है, मेडिटेशन का रोल है, एक्सरसाइज़ का रोल है, कुछ फूड आइटम्स को भी हम हैप्पी फूड कहते हैं। तो वो कुछ खाने ऐसे खाने से जैसे कि बनाना है, नट्स हैं, विटामिन बी है, उन सब को लेने से हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और ऑटोमैटिकली आपकी फीलिंग्स, आपके बिहेवियर्स, आपकी थॉट्स पॉज़िटिव होती जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है या नेगेटिव अप्रोच रखने से क्यों पूरा साइकिल नेगेटिव हो जाता है? इसको एक छोटी-सी मिसाल से दूँगी कि अगेन
जब आपको लगता है ना कि मेरे से कोई प्यार नहीं करता, तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं और आपके दिमाग में ऐसी बात भी चलती है कि मेरे से कोई प्यार नहीं करता और आप फ़ील भी अच्छा नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह कोई भी काम हो, उसको 3 लेवल्स पे चेक करें। आपकी थॉट्स, आपके इमोशंस और आपके बिहेवियर्स। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी नेगेटिव है, तो वो ऑटोमैटिकली बाकी 2 को भी नेगेटिव कर देगी। अगर आपको बुरा फ़ील हो रहा है, आप सारा दिन बेड में हैं, आप सैड फ़ील कर रहे हैं या आप एग्रेसिव हैं या आप एजिटेटेड हैं, तो आपकी थॉट्स भी नेगेटिव होंगी और आपके बिहेवियर्स भी नेगेटिव होंगे। जैसे कि आपके दिमाग में ख़्याल आएगा कि हर वक़्त मेरे साथ ही बुरा होता है, हर वक़्त ऐसा ही चलता रहता है और आप चिढ़ के जवाब देंगे। हाउएवर अगर आप इनमें से किसी एक चीज़ को भी पॉज़िटिव कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरे साथ ये चीज़ बेहतर है या आप अपनी फीलिंग को, इमोशन को पॉज़िटिव कर लेते हैं, तो आपकी बाकी दोनों चीज़ें भी पॉज़िटिव हो जाएँगी। तो अनफॉर्च्युनेटली ऐसे नेगेटिव स्टिमुलस, ऐसे नेगेटिव वर्ड्स, ऐसे नेगेटिव कैप्शंस, लेबल्स, नेगेटिव रीडिंग कंटेंट्स आपको उस साइकिल में स्लिप करा देते हैं जो नेगेटिविटी का होता है। फिर हर कोई बोलता है और नेगेटिव बोलता है, फिर नेगेटिव फ़ील करता है और इसी की वजह से हमारा आम तौर पे फिर रवैया भी नेगेटिव हो जाता है। वेरी वेल सेड डॉक्टर साहब। और मेरा ख़्याल है आखिरी बात जो मैं यहाँ पर आपके इजाज़त से भी मीडिया से स्पेशली ये बात करूँगा कि हमारा मीडिया इज़ नॉट हेल्पिंग द कॉज़। हमारे ड्रामों में हमेशा से एक ऐसा कैरेक्टर रहा है, जिसको रिडिक्यूल करने के लिए दिखाया जाता है, ये वीक कैरेक्टर है, इसका मज़ाक उड़ाओ, इसकी एक्शन ठीक नहीं है, वो चाहे कबाचा का कैरेक्टर था जो यूँ करके फिरता था, वो चाहे हर ड्रामे में मतलब आप पुराने ड्रामों से लेके आज तक आ जाइए तो हम लोग एज़ मीडिया हमारा हमेशा से आपको एक ऐसा कमज़ोर किरदार दिखाता है, जिसको आपने रिडिक्यूल करना ही करना है एंड रिडिक्यूलिंग इज़ एक्चुअली कंसिडर्ड एज़ पार्ट ऑफ फन। सो अनफॉर्च्यूनेटली मेरे नज़दीक तो ये फन नहीं है, ये एक्चुअली फन किलर है, स्पेशली उन लोगों के लिए कि जिनको आप इस हद तक रिडिक्यूल कर देते हैं कि वो बेचारे फिर इवेंचुअली सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब इसमें देखिए मीडिया यहाँ पे थोड़ा-सा मैं ये कहूँगी कि ह्यूमर की जो बाउंड्रीज़ है ना, हम वो नहीं मेंटेन कर पाते। एब्सोल्यूट एक होता है ह्यूमर, एक होता है ह्यूमर की सेंसिटिविटी को अंडरस्टैंड करना। अब जो हमारे कॉमेडी प्लेज़ हैं, कॉमेडी प्रोग्राम्स हैं, अब देयर इज़ नो हार्म इन दोज़ प्रोग्राम्स, इंडीड बट जब वो कल्चर, वो लेबल, वो स्टिग्मा एक कैरेक्टर से एसोसिएट कर देते हैं, तो वहाँ पे उस कैरेक्टर का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। मेरे इसी पिछले आर्टिकल में एक बहुत कंक्लूसिव रिमार्क्स में एक स्टेटमेंट थी, जिसमें मैं यही कहने की कोशिश कर रही थी कि आप उन सब लोगों के लिए इस तरह के मज़ाक बना के वो दरवाज़े ना बंद कर दें कि वो सुसाइड और वो डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी की तरफ जाएँ। क्योंकि देखिए, ये एक बिल्कुल ऐसी ही कैफ़ियत या ऐसी ही ज़हनी मर्ज़ हो सकता है, जिसके लिए लोगों को हॉस्पिटलाइज़ेशन की भी ज़रूरत हो, प्रोफ़ेशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत हो और किसी मेडिकेशन की भी ज़रूरत हो। एंड फॉर दैट मैटर क्या आपको, मुझे या किसी और इंसान को अपने घर में किसी लव्ड वन की डेथ पे रोना नहीं आएगा? बेशक। क्या किसी के थप्पड़ मारने पे गुस्सा नहीं आएगा? हम सबको आएगा। तो बिल्कुल इसी तरह वो लोग भी इंसान हैं, जो कैरेक्टर्स वो लेके टीवी पे प्रोजेक्ट हो रहे होते हैं या मीडिया पे आ रहे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान नहीं रहे। और उसकी एक वजह लिखने की ये थी कि मेरे पास आने वाले बहुत से ऐसे मीडिया के लोग हैं, जो कि अभी तक ये बताने को तैयार नहीं होते कि हमारी इन्फॉर्मेशन किसी को शेयर की जाए, जो कि हम एथिकली भी नहीं करते। बट उनका पहला कंसर्न ये होता है कि हम ऐसे टाइम पे आएँगे जिस टाइम पे कोई रश ना हो, हम ऐसे टाइम पे आना चाहते हैं जिस दिन बहुत ज़्यादा लोग हमें देख ना पाएँ, क्योंकि लोग अपने आप को कंफर्टेबली शो नहीं कर सकते कि हम एक साइकोलॉजिस्ट के ऑफ़िस में जा रहे हैं। तो मेरी वो सारी सपोर्ट उन सारे मीडिया के लोगों के साथ नहीं है, दरअसल हर उस इंसान के साथ है, जो किसी भी वजह से परेशान होने से, घर के मसलों से, अपने बच्चों के पेरेंटिंग के सिलसिले में, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी की किसी कैफ़ियत, नॉट नेसेसरिली अ बीमारी,
उसके लिए किसी से प्रोफेशनल सपोर्ट लेना चाहते हैं, तो वो कॉन्फिडेंटली जाएँ। थेरेपी का प्रोसेस, प्रोफेशनल सपोर्ट का प्रोसेस बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे हम कॉस्मेटिक सर्जरीज़ के लिए जाते हैं, जैसे हम हर महीने पार्लर के लिए चल पड़ते हैं कि हम अपनी बाल कटवा लें, हम अपनी बेसिक ग्रूमिंग कर लें। तो थेरेपी आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करती है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके किसी मनफ़ी चीज़ों को फिक्स ही करेगी या हाइलाइट ही करेगी। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा हमें एज़ अ ह्यूमन अंडरस्टैंड करना चाहिए ताकि हर इंसान बहुत कॉन्फिडेंटली सर्वाइव कर सके सोसाइटी में। इंडीड जी, वेरी वेरी वेल सेड डॉक्टर साहबा। और मैं ये बात व्यूअर्स इसी मैसेज के साथ इस प्रोग्राम को आज एंड करूँगा कि अगर किसी को बुखार हो, किसी को ज़ुकाम हो, नज़ला हो, या जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने कहा कि आपको अगर कोई और किसी किस्म की चीज़ों के लिए जाना पड़े, कॉस्मेटिक के लिए जाना पड़े, पार्लर जाना पड़े, तो हम उन पे हँसते नहीं, उनका मज़ाक नहीं उड़ाते। इसी तरह इस चीज़ को खुदारा, और ये बीइंग अ विजुअल एडिक्शन थेरेपिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इवन विजुअल एडिक्शन के ऊपर भी जब मैं काम करता हूँ, ठीक है? तो उसमें भी लोगों ने इसको ऐसा एक टैबू बना दिया हुआ है, जिसकी वज़ह से लोग डरते हैं बात करने से। इसको आप टैबू की जगह एक लोगों की ज़िंदगियों की आसानी के लिए बनाएँ, एक ऐसी चीज़ बनाएँ कि जिसमें लोगों को यार तो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है, ऐसे ही है जैसे बुखार वाले के पास बुखारों के लिए डॉक्टर के पास जा रहा है, कोरोना के लिए हॉस्पिटल जा रहा है, तो क्या हुआ? हो सकता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी कोई हेल्प लेने के लिए, अपनी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात की, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए जा रहा हो। मेरे पास लोग आते हैं, मैं सीईओज़ की कोचिंग कर रहा होता हूँ, बॉडी लैंग्वेज की कोचिंग। मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास भी ज़ाहिर है वो सीक्रेसी होती है, लेकिन ये है कि अब वो एक बहुत बड़ी चेन के सीईओ हैं पाकिस्तान में, और उन्होंने मुझसे बाकायदा कोचिंग ली है अपनी बॉडी लैंग्वेज की इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने बातें करने के अंदाज़ के लिए ना, इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है। मुझे हम सबको मैं आपको मज़े की बात बताऊँ व्यूअर्स, के अमेरिका के हर प्रेज़िडेंट के साथ 2 बॉडी लैंग्वेज कोचेज़ होते हैं, हर वक़्त। क्लिंटन के साथ 3 थे, तो उन्होंने उनकी हेल्प लेते हैं वो लोग। इसमें कोई वो डंके की चोट पे कहते हैं कि यार हमारे ये कोचेज़ हैं, हम यहाँ पर शर्म महसूस कर रहे होते हैं। तो इवेंचुअली एनीवेज़ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि हम इस पे बात करें। और डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आपने टाइम निकाला, और आई एम रियली रियली ऑब्लाइज्ड एज़ वेल एज़ हैप्पी कि आपको इतने ज़बरदस्त व्यूज़ हमारे व्यूअर्स को सुनने के लिए मिले। इंशाल्लाह हम आपको फिर भी तकलीफ देते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। और मेरा ख़्याल है हम इसको मैं दुआ की हम हमेशा एंड में दुआ के लिए जाता हूँ। अगर आप कुछ एंड में कहना चाहती हैं, तो उसके बाद फिर मैं दुआ करा देता हूँ। नहीं जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम वंस अगेन डॉक्टर साहबा। और व्यूअर्स इसी दुआ और इसी इल्तिजा के साथ कि अल्लाह ताला मेरा आपके हम सब के हामी और नासिर हों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें, क़यामत वाले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़ कौसर का पानी पीने और अल्लाह तरीन जन्नत में उनका हमसाया बन के उनकी खिदमत करने का मौका अता फ़रमाएँ। जो हमने कहा है, सुना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको हमारे मीज़ान में कबूल फ़रमाएँ, और हम एक-दूसरे के लिए गवाह बने कि हमने अल्लाह की रज़ा के लिए अपने अल्लाह के दिए हुए इल्म में से इल्म को बाँटा। इजाज़त लेते हैं व्यूअर्स आपसे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।